इस लेक्चर में हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील को समझने की कोशिश करेंगे। जब ये समझ आ जाएगा तो स्टील से बने हुए स्ट्रक्चर की एडवांटेज डिसएडवांटेज को फिनिश करते हुए यूनिट 1 भी आपका फिनिश हो जाएगा स्टील स्ट्रक्चर ऑफ डिजाइन का। ठीक है, हाँ। तो आइए मैकेनिकल प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम थोड़ा सा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का सहारा लेते हैं। ठीक है ना, हाँ। वो माइल्ड स्टील का स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये आप थोड़ा बहुत आप इसकी आइडिया लगा रहे होंगे, कहाँ पढ़े होंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। ठीक है ना, हाँ। लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि वहाँ आप नहीं पढ़े हैं और उसके हिसाब से इसको आगे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, हाँ। इस एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते थे स्ट्रेन को, किसको? स्ट्रेन को, जिसको एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते थे। और यहाँ पे रिप्रेजेंट करते थे स्ट्रेस को, काची को? स्ट्रेस को, जिसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है ना, हाँ। बड़े आसानी से क्या करते थे कि आपने एक माइल्ड स्टील लिया था। किसका लिया था? माइल्ड स्टील लिया था। और माइल्ड स्टील को लेने के बाद दोनों तरफ से आप क्या कर रहे थे? टेंसाइल लोड लगा रहे थे, टेंसाइल लोड लगा रहे थे। ठीक है ना, हाँ। दोनों तरफ से आप, आवाज़ आ रहा है ना, हाँ। टेंसाइल लोड लगा करके क्या कर रहे थे? इसको खींच रहे थे। तो खींचने के बाद क्या हो रहा था कि इस स्टील में, यानी ये माइल्ड स्टील है, इस स्टील के मॉलिक्यूलर ग्रेन्स ये सब में क्या हो रहा था कि कुछ फेनोमेनन, कुछ प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिल रहा था। ठीक है ना, हाँ। जैसे ही इधर से खींच रहे थे लोड लगा करके, तो इस मटेरियल में स्ट्रेस जनरेट हो रहा था। तो स्ट्रेस की वैल्यू कैसे कैसे बढ़ रहा था, कैसे कैसे घट रहा था, वो इस ग्राफ से बताएगा। यहाँ पे टेंसाइल टेस्टिंग जो करते थे यूटीएम से करते थे, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से ये सब टेस्टिंग हम लोग करते थे। ठीक है ना, हाँ। हम लोग को सब कुछ नहीं सीखना है, हम लोग को सिर्फ इतना जान लेना है कि कोई माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील को दोनों तरफ से टेंसाइल फोर्स लगा कर खींचेंगे तो उसके स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग कैसे कैसे स्ट्रेन में वेरिएशन आएगा और कौन कौन से पॉइंट पर वेरिएशन आएगा और कैसे कैसे आएगा, उसके बारे में एक एक करके एनालिसिस करेंगे। ठीक है, हाँ। सबसे पहले क्या होगा कि आपकी ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगी और जैसे जैसे आप स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ाओगे, जैसे जैसे स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ाओगे, वैसे वैसे स्ट्रेन की वैल्यू भी बढ़ेगा। यानी स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। ठीक है ना, हाँ। तो ये ऐसा प्रोसेस जहाँ तक होगा उस पॉइंट को बोलेंगे प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। क्या बोलेंगे? यानी अगर इस पॉइंट का अगर ए नाम रखें तो पॉइंट ए को बोलेंगे, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा ना, पॉइंट ए को बोलेंगे प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। ठीक है ना, इस चीज को आप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हाँ। तो अब उसके बाद क्या होता है कि आप थोड़ा और इसमें फोर्स लगा कर खींचेगा तो क्या होगा, टेंसाइल फोर्स और थोड़ा लगाएगा तो क्या होगा कि ये मटेरियल थोड़ा और आगे बढ़ेगा, लेकिन प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत में फ्लक्चुएशन आ जाएगा। यानी इस पॉइंट को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। क्या बोलते हैं? इलास्टिक लिमिट। अगर इसको पॉइंट को अगर बी से रिप्रेजेंट करें तो पॉइंट बी जो आपको मिलेगा उस पॉइंट को बोलेंगे इलास्टिक लिमिट। कौन सा पॉइंट बोलेंगे वो? इलास्टिक लिमिट। ठीक है ना, हाँ। पॉइंट बी को दिखाई पड़ा ना, हाँ। पॉइंट बी को बोलेंगे हम लोग इलास्टिक लिमिट। ठीक है ना, हाँ। एक बात यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि हुक्स लॉ कहाँ तक वैलिड होता है? तो हुक्स लॉ हमेशा वैलिड होता है प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक। ठीक है ना, तो हुक्स लॉ जो वैलिड होता है ओबे हुक्स लॉ। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि हुक्स लॉ जो वैलिड होता है वो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक होता है। ठीक है ना, हाँ। अब यहाँ तक इसको बोलेंगे, यहाँ तक मटेरियल का जो नेचर होगा वो इलास्टिक नेचर होगा। क्या होगा? इलास्टिक नेचर। मतलब रिमूव करेंगे फोर्स तो अपने शेप एंड साइज को रिगेन कर लेगा। इसीलिए अगर इसको ओ माने तो ओ से बी तक का जो रीजन होगा उसको बोलेंगे इलास्टिक रीजन। क्या बोलेंगे? इलास्टिक रीजन। देखिए कैसे, काहे कि यहाँ पे जैसे ही फोर्स को अनलोड करेंगे यानी हटा देंगे तो फिर से ये मटेरियल माइल्ड स्टील जो है वो अपने ओरिजिनल डायमेंशन में आ जाएगा।
तो इसको बोलेंगे इलास्टिक रीजन, और स्टील में इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे इलास्टिक प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी स्टील में ज़्यादा होता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी स्टील में क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो वही इलास्टिक प्रॉपर्टी को यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल इन विच रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन आफ्टर रिमूविंग या अनलोडिंग ऑफ फोर्स, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इस लिमिट को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, ठीक है ना। उसके बाद भी क्या होता है कि आप और टेंशन फोर्स लगाते जाओ तो इसमें क्या होता है, यील्डिंग स्टार्ट होता है। क्या होता है, यील्डिंग स्टार्ट होता है, ठीक है ना। इस तरह से तो यहाँ अपर यील्ड पॉइंट और एक को बोलेंगे लोअर यील्ड पॉइंट। तो देखो, अगर इसको सी पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे, सी पॉइंट से, तो इसको बोलेंगे अपर यील्डिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे, अपर यील्डिंग पॉइंट, ठीक है ना। हाँ, अगर यहाँ पे सी डैश से रिप्रेजेंट करें तो इसको बोलेंगे लोअर यील्डिंग पॉइंट, ठीक है ना। यहाँ पे इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करेंगे कि बी यानी इलास्टिक लिमिट के बाद, इस इलास्टिक लिमिट के बाद, यानी बी क्या है, इलास्टिक लिमिट के बाद जैसे ही जाएं तो आपकी इस स्टील में कुछ डिफॉर्मेशन आने लगा। स्टील में क्या आने लगा, डिफॉर्मेशन आने लगा। तो उस डिफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं यील्डिंग स्टार्ट हो गया। क्या हो गया, यील्डिंग स्टार्ट हो गया। देख रहे हैं कि यहाँ से स्ट्रेस की वैल्यू घट रहा है, यहाँ से स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो रहा है, स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है, लेकिन स्ट्रेन की वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखिए, बड़े आसानी से देखिए कि ये वाला स्ट्रेस है और ये वाला स्ट्रेन है। देखिए, अगर ये ऊपर जाता, ये ऊपर जाता तो स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ता, लेकिन यहाँ पे नीचे आ रहा है, यानी स्ट्रेस की वैल्यू घट रहा बढ़ता, लेकिन ये ऊपर से नीचे आ रहा है, नहीं, यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू घट रहा है, ऊपर से नीचे आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसको बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट, इसको बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट, यानी सी डैश को बोलते हैं लोअर, यहाँ पे लिख देते हैं, दिखाई पड़ेगा ना, नहीं, अच्छा, सी डैश को बोलेंगे लोअर यील्ड पॉइंट, सी को बोलेंगे अपर यील्ड पॉइंट, ठीक है ना। हाँ, एक बात यहाँ पे स्टील में याद रखिएगा, यील्ड पॉइंट, लोअर जो यील्ड पॉइंट होगा, ये जो लोअर जो यील्ड पॉइंट होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस आएगा, ये जो लोअर यील्ड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस आएगा वही स्ट्रेस को बोलेंगे यील्ड स्ट्रेस। क्या बोलेंगे, लोअर यील्ड स्ट्रेस। क्या बोलेंगे, लोअर यील्ड स्ट्रेस। और स्टील में हम लोग को इसी को ध्यान देना है, लोअर यील्ड पॉइंट ही स्टील का स्ट्रेंथ बताता है। लोअर यील्ड पॉइंट से ही हम लोग स्टील का स्ट्रेंथ पता करते हैं। स्ट्रेंथ मतलब होता है ताकत पता करते हैं। इस बात को यहाँ पे ध्यान देना है। इसको बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट। क्या बोलते हैं, अपर यील्ड पॉइंट, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप समझिएगा। तो हम लोग को अपर यील्ड पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, हमको लोअर यील्ड पॉइंट से स्टील में मतलब है, और लोअर यील्ड पॉइंट को FY से पता करेंगे, और लोअर यील्ड पॉइंट ही स्टील का ताकत बताता है, स्ट्रेंथ बताता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो ग्राफ आ रहे थे वो ग्राफ कुछ ऐसा आ रहे थे, यहाँ से यहाँ तक ऐसे कुछ वैल्यू आकर के कुछ कांस्टेंट हो रहे थे। यानी कहने का मतलब यहाँ पे लोअर यील्ड पॉइंट के बाद आप फिर से इस मटेरियल में फिर से खींचोगे तो क्या होगा कि इसके अंदर स्ट्रेस की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। और देखो, स्ट्रेस की वैल्यू कांस्टेंट हो जा रही है, और स्ट्रेस की वैल्यू कांस्टेंट हो जा रही है, और स्ट्रेन लगातार बढ़ रही है, जो इस ग्राफ से आपको पता चल रहा है। तो यहाँ से अगर इस पॉइंट को अगर मान लो D,
तो यहाँ से डी पॉइंट तक को बोलते हैं हम लोग यील्डिंग रीजन। क्या बोलते हैं? यील्डिंग रीजन, यानी यहाँ से यील्ड कर रहा है, इस रीजन को बोलेंगे यील्डिंग रीजन। यील्डिंग, इस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे? यील्डिंग रीजन, ठीक है ना। हाँ, अब बात यहाँ पे, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से स्टील हार्ड होना चालू करता है। यहाँ से स्टील क्या होना चलता है? हार्ड होना चालू करता है। तो यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक के रीजन को बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे बोलेंगे अल्टीमेट पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे? अल्टीमेट पॉइंट। और इस चीज़ को आप समझिएगा, इसको यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगा उसको बोलेंगे एफ यू से। इसको क्या बोलेंगे? एफ यू से। और ये वाला आपको इन जनरली सबसे ज़्यादा यूज आएगा, आपको RCC जो कि 6 सेमेस्टर में पढ़ना है, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद यहाँ से स्टील का बिहेवियर चेंज होता है और यहाँ से नेकिंग फॉर्मेशन होता है। यहाँ से यहाँ तक का जो होता है उसको बोलते हैं नेकिंग फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? नेकिंग फॉर्मेशन। यहाँ से यहाँ तक क्या बोलेंगे? नेकिंग फॉर्मेशन। यहाँ से यहाँ तक के रीजन को बोलेंगे नेकिंग फॉर्मेशन, ठीक है ना। हाँ, जैसे क्या होता है नेकिंग फॉर्मेशन कहने का मतलब क्या कि आप यहाँ पे इस मटेरियल को टेंसाइल फोर्स लगा के खींच रहे हो, इधर से भी इधर से भी, तो ये मटेरियल का कुछ ऐसा शेप हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे डायमीटर कुछ होगा और यहाँ पे डायमीटर कुछ होगा, तो उसको बोलेंगे नेकिंग फॉर्मेशन। और उसके बाद मटेरियल क्या होता है? फेल करता है, जिसको बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। क्या बोलते हैं? फ्रैक्चर पॉइंट। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक के रीजन को बोल रहे हैं हम लोग इलास्टिक रीजन। क्या बोल रहे हैं? इलास्टिक रीजन। और यहाँ से यहाँ तक मटेरियल को बोलते हैं प्लास्टिक रीजन। देखो, यहाँ पे इस चीज़ को आप बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करोगे कि यहाँ से यहाँ तक जो मटेरियल का रीजन होगा उसको बोलेंगे प्लास्टिक रीजन, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करोगे कि इलास्टिक रीजन और प्लास्टिक रीजन, मतलब कहने का कि यहाँ तक मटेरियल में अगर लोड लगाएंगे तो माइल्ड स्टील में क्या होगा? माइल्ड स्टील में क्या होगा कि जैसे जैसे स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेन की भी वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन इस रीजन में ऐसा कोई प्रोपोर्शनलिटी का रूल नहीं फॉलो होगा। यानी प्लास्टिक रीजन में जब माइल्ड स्टील के ऊपर आप क्या करोगे? लोडिंग करोगे, टेंसाइल लोड लगाओगे, तो या लगाने के बाद फिर से हटाओगे तो वो अपने शेप एंड साइज को रिगेन नहीं करेगा। तो वही बात लिखल है, द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल बाय विच नॉट कम इनटू ओरिजिनल शेप आफ्टर अनलोडिंग या आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स, ठीक है ना। तो ये ग्राफ बड़े काम का चीज़ है। एक एग्जाम दिए थे हम, मतलब DFCCIL, उसमें पूछा था ये कि हुक्स लॉ वैलिड कहाँ तक होता है? तो क्या बोलेंगे? अप टू प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। और एक ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना। इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है ना। हाँ, दूसरा बात है हार्डनिंग। हार्डनिंग क्या है? कह रहा कि द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल रेजिस्ट द एब्रेशन फोर्स इज कॉल्ड हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है कि अगर कोई मटेरियल को अगर रगड़ेंगे तो रगड़ने के बाद उसके पास निशान नहीं आएगा तो हम समझें कि वो मटेरियल क्या होता है? हार्ड होता है, ठीक है ना। हाँ, ऑन हीटिंग हार्डनेस इज ऑफ मटेरियल इज डिक्रीज। हीट करने से मटेरियल का हार्डनेस क्या होता है? कम होता है, ठीक है ना। हाँ, तो हम लोग उसके बाद एक दो चीज़ और पढ़ना है, डक्टाइल और ब्रिटल को, ठीक है ना। तो इसको पहले कर लीजिएगा कॉपी, और अभी हम इसको इरेज करके डक्टाइल और ब्रिटल को परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन से समझाने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये चीज़ यहाँ के नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम बता देते हैं, ठीक है ना। हाँ, परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन क्या होता
स्केच करने के बाद अब हम लोग डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करेंगे और माइल्ड स्टील में डक्टिलिटी क्या होता है और ब्रिटलनेस क्या होता है और इसे कैसे डिसाइड करेंगे इसके बारे में समझने की पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है, हाँ। तो डक्टिलिटी को समझ लीजिए थोड़ा सा कि अगर कोई मटेरियल है और इस मटेरियल को इधर से भी टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं और इधर से भी टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, तो ये फेल होने से पहले जितना वायर के फॉर्म में आया उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। बस यही चीज़ लिखा गया है। इट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल बाय विच इट कैन ड्रॉन इनटू वायर फॉर विदाउट रप्चर यानी विदाउट फेल्यूर। ठीक है ना, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए बाय अप्लाइंग टेंसाइल लोड। ठीक है ना, एक होता है ब्रिटलनेस। ठीक है ना, ब्रिटलनेस क्या होता है कि ब्रिटलनेस एक ये भी क्या है, एक प्रॉपर्टीज़ है किसी मटेरियल का। ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या होता है कि बिना सिग्निफिकेंस, बिना कोई मतलब अलर्ट किए हुए, बिना कोई चीज़ बताए हुए अचानक से क्या हुआ, ब्रेक कर गया, टूट गया, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ब्रिटलनेस। ठीक है ना, हाँ। कह रहा इट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल ब्रेक विदाउट सिग्निफिकेंस, बिना बताए हुए वो फील कर देगा ना। हाँ, ये किसकी वजह से होता है, तो लैक ऑफ डक्टिलिटी। अगर डक्टिलिटी कम रहेगा तो ब्रिटलनेस क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना, वहाँ पे ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी आ जाएगा। ठीक है ना, हाँ। स्टील का डक्टाइल होना चाहिए जिस स्ट्रक्चर में हम लोग यूज करते हैं। डक्टिलिटी कैसे होगा, जब कार्बन की परसेंटेज स्टील में कार्बन की परसेंटेज कम करेंगे तो डक्टिलिटी अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है ना, हाँ। बार बार कह रहे हैं कि जब स्टील में कार्बन की परसेंटेज इंक्रीज करेंगे तो ब्रिटलनेस बढ़ेगा और उसके साथ साथ स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है ना, हाँ। देखिए इसको परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन से भी समझते हैं। परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन, परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन क्या होता है, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो बोले चेंज इन लेंथ बट्टा इनिशियल लेंथ गुने 100 कर देंगे तो आप किसी मटेरियल का परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन निकल जाएगा। अगर आप परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन निकाल करके लाएं, और अगर उसका परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन 5% से छोटा हो गया तो वो मटेरियल ब्रिटल होगा। क्या होगा, ब्रिटल मटेरियल होगा। क्या होगा, ब्रिटल मटेरियल। अगर 5% से लेकर के 15% के बीच आ जाएगा तो वो मटेरियल को बोलेंगे इंटरमीडिएट डक्टाइल। ठीक है ना, इंटरमीडिएट डक्टाइल। अगर 15% से अगर ज़्यादा हो गया तो उस मटेरियल को बोलेंगे कंप्लीटली डक्टाइल। ठीक है ना, इस चीज़ को भी आप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, हाँ। तो कभी कभी पूछ दिया जाता है कि बताओ अगर कोई मटेरियल का परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन अगर 5% से कम है तो वो क्या हो जाएगा, 5% से कम हो जाएगा परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन तो वो हो जाएगा ब्रिटल। क्या होगा, ब्रिटल। और अगर 5% से ज़्यादा होगा, अगर 5% के बराबर या 5% से क्या होगा, अगर उसकी परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन अगर 5% से बड़ा या 5% के बराबर हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 5% से बड़ा या बराबर हो जाएगा तब उसको हम क्या बोलेंगे, डक्टाइल मटेरियल बोलेंगे। ठीक है ना, अब हम लोग फैटिग और क्रीप को समझ लेते हैं। ठीक है ना, हाँ। फैटिग क्या होता है, किसी स्ट्रक्चर के ऊपर अगर साइक्लिक लोड रिपीटेड मोड में आ रहा है तब उसको हम बोलते हैं फैटिग। ठीक है ना, हाँ। और यही स्टेटमेंट डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया था कल, मतलब पिछला दिन हम एग्जाम देने गए थे उसमें, जिसका नाम था DFCCIL। ठीक है ना, हाँ।
ठीक है ना, फैटिग। तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि साइक्लिक अगर रिपीटेड लोड लग रहा है तब उस लोड को बोलेंगे फैटिग लोड, ठीक है ना। हाँ, देखिएगा फैटिग क्या होता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पे कि अगर कोई इस तरह से है और इसमें लोडिंग कर रहे हैं, फिर अनलोडिंग कर रहे हैं, फिर लोडिंग कर रहे हैं, फिर लोडिंग कर रहे हैं, देखिए रिपीटेड हो रहा है कि नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है, यहाँ से ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, टेंशन हो रहा, कंप्रेशन हो रहा, टेंशन हो रहा, कंप्रेशन हो रहा, ठीक है ना। तो इस तरह का जब लोड जनरेट होगा ना तब उसको बोलेंगे फैटिग लोड, ठीक है ना। हाँ, आप समझ गए होंगे और यहाँ पे एक एनिमेशन से भी समझ पा रहे होंगे। एक आता है क्रीप। तो क्रीप क्या होता है ना कि किसी कांस्टेंट लोड की वजह से स्ट्रक्चर में स्लो डिफॉर्मेशन होता है, तब उसको हम बोलते हैं क्रीप। और क्रीप बहुत दिनों से होते रहता है, लंबे समय तक होता है, ठीक है ना। और ये क्रीप अगर टेम्परेचर बढ़ा देगा तो क्रीप तेजी से होता है। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे दोनों एनिमेशन से फैटिग और क्रीप को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। हाँ, इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश कीजिएगा। इस डायग्राम को एक बार फिर से देख लीजिए, इस डायग्राम को कि यहाँ से यहाँ तक के रीजन को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक रीजन और यहाँ से यहाँ तक रीजन को बोलते हैं प्लास्टिक रीजन, ठीक है ना। हम लोग का काम था लोअर यील्ड पॉइंट को समझना और लोअर यील्ड पॉइंट को ही बोलते थे हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। स्टील का स्ट्रेंथ हम लोग बोलते थे। हमको Fy को ही समझना था, ठीक है। उम्मीद है इतना बात आपको समझ आया होगा। और अब हम लोग मूव करते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। हम लोग मूव करते हैं कि अगर कोई स्ट्रक्चर स्टील से बना हुआ है तो उस स्ट्रक्चर की क्या एडवांटेज होती है, क्या विशेषता होती है, ठीक है। तो आइए मेरे साथ फ्रेश हेडिंग बना लीजिए, एडवांटेज ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट ये लिखा गया है कि स्टील स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन वर्क फास्टर देन अदर कंस्ट्रक्शन। बोला जाता है कि अगर आप एक स्टील से कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हो और एक कंक्रीट या और भी अदर मटेरियल से कर रहे हो तो स्टील से बहुत तेज़ी से काम होगा और अदर मटेरियल से स्लो काम होगा एज कम्पेयर टू स्टील। जैसे स्टील से बना रहे हो, ठीक है, तो स्टील में क्या करना होगा, मतलब कटिंग उटिंग कर उड़ के और वेल्डिंग कर दोगे, वोल्टिंग कर दोगे और क्या कर देंगे, रिविटिंग कर दोगे, अब आपकी क्या हो गया, स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन सीमेंट इस में क्या होगा, सीमेंट कंक्रीट में क्या होगा, उसको पहले क्या करना होगा, सेटिंग करने में टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये बोल सकते हैं कि स्टील से बनने वाला स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, बहुत फास्ट काम होता है, ठीक है। हाँ, दूसरा कह रहा है कि स्टील मेंबर हैविंग हाई स्ट्रेंथ पर यूनिट वेट में स्टील मेंबर का जो स्ट्रेंथ होता है वो ज़्यादा होता है। इससे फ़ायदा क्या हो जाता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि लिटिल सेल्फ वेट, उस स्टील मेंबर का कम सेल्फ वेट रहेगा, खुद का भार कम रहेगा, उसके बाद भी क्या करेगा, वो रेजिस्ट कर लेगा हैवी से हैवी लोड को, ठीक है। हाँ, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि स्टील स्ट्रक्चर डू नॉट फेल सडनली बिकॉज स्टील इज अ डक्टाइल मटेरियल। स्टील क्या होता है कि स्टील से अगर स्ट्रक्चर कोई बना हुआ है तो अचानक से फेल नहीं कर जाएगा, क्योंकि वो डक्टाइल मटेरियल होता है तो पहले टेढ़ा होगा, यानी पहले आपको इन्फॉर्म कर देगा, ठीक है ना। हाँ, दूसरा बात और कह रहा है कि स्टील हैविंग हाई स्क्रैप वैल्यू। स्टील के पास क्या होता है, हाई स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू कहने का मतलब क्या हुआ कि उसका यूज कर लिए, अब वो मतलब बेकार हो गया, यानी कबाड़ा वाला दाम जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो स्टील के पास क्या होता है कि पुराना होने पर उसको अच्छे खासे रेट मिल जाता है एज कम्पेयर टू अदर अदर मटेरियल। जैसे कि सीमेंट कंक्रीट मटेरियल कहाँ पे यूज करोगे, उतना तो कबाड़ा में मतलब वो बिकेगा ही नहीं, लेकिन इसको यूज करने के बाद भी इसको कबाड़ा में आप सेल कर सकते हो, ठीक है ना। यानी इसकी स्क्रैप वैल्यू अच्छे खासे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, अगला कह रहा है कि प्रॉपरली मेंटेन स्टील स्ट्रक्चर हैव ए लॉन्ग लाइफ। एक लंबे समय तक आप इसको प्रॉपरली मेंटेन करके रख सकते हो, ठीक है ना, और मेंटेन कर सकते हो इजीली, ठीक है। हाँ, अगला पॉइंट कर रहा है स्टील एबल इन डिफिनिट साइज सो ट्रांसपोर्ट इजीली एंड इकोनॉमिकल। स्टील जो सेक्शन होते हैं किसी डिफिनिट शेप एंड साइज के होते हैं, जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना क्या होता है, आसान होता है। कह रहा है कि फॉर स्टील कंस्ट्रक्शन लेस कंस्ट्रक्शन साइट इज रिक्वायर्ड बिकॉज डिफिनिट डायमेंशन।
स्टील स्ट्रक्चर से जो कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो साइट बनाते हैं वो कम ही जगह में बहुत ज़्यादा मटेरियल को स्टोर कर सकते हो, इसीलिए बोला जाता है कि कम कंस्ट्रक्शन साइट की ज़रूरत पड़ती है जब स्टील से कोई स्ट्रक्चर बनाते हो। ठीक है ना। आगे कह रहा था प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल ऑलमोस्ट सेम ओवर इंटायर लाइफ स्पैन। ठीक है ना। बोला जाता है कि अगर स्टील से आप स्ट्रक्चर बना रहे हो तो क्या होगा कि मतलब पूरे लाइफ स्पान तक, मतलब जितना लाइफ पीरियड है वहाँ तक लगभग जितना मतलब 3 साल मतलब 10 साल 20 साल जितना साल के लिए आप स्ट्रक्चर बनाए हो वहाँ तक क्या होगा कि लगभग मटेरियल का प्रॉपर्टी सेम रहता है। ठीक है ना। हाँ, स्टील इजली फाइब्रिकेशन एंड विथ स्टैंड लार्ज डिफॉर्मेशन ड्यूरिंग फाइब्रिकेशन। ठीक है ना। कह रहा है कि स्टील जो होता है वो लार्ज डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट कर मतलब सह सकता है। ठीक है ना। हाँ, जब आप फैब्रिकेशन कर रहे होते जोड़ रहे होते। ठीक है ना। और भी कुछ ऐसे एडवांटेज है जो आप खुद से सोच करके लिख सकते हो। ठीक है। हाँ, अब हम लोग मूव करते हैं डिसएडवांटेज की ओर। ठीक है, तब तक इसको कर लीजिए कॉपी और पॉज करके अब हम लोग क्या करते हैं डिसएडवांटेज को पढ़ते हैं। ठीक है। हाँ, लोग स्टील से बने हुए स्ट्रक्चर की डिसएडवांटेज देखते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है स्टील डैमेज ड्यू टू कोरोजन। कोरोजन की वजह से स्टील क्या होता है, डैमेज होता है, खराब होता है। ठीक है ना। इसीलिए इसको रेगुलर पेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना। हाँ, तो ये एक डिसएडवांटेज है। ठीक है। दूसरा क्या है, इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, गुड कंडक्टर होता है। इसीलिए जब स्टील से स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमको फायर प्रूफिंग स्ट्रक्चर की, फायर प्रूफिंग मटेरियल की ज़रूरत होती है। और जब फायर प्रूफिंग मटेरियल की ज़रूरत होगा तो हमको क्या होगा, कोस्ट बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, कोस्ट इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है ना। हाँ, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। तो और डिसएडवांटेज क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ स्टील में बी रिड्यूस मल्टीपल स्ट्रेस। जब उस पर मल्टीपल स्ट्रेस आएगा ना, एक से ज़्यादा स्ट्रेस आएगा ना, तब इस स्टील का जो स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे डिक्रीज कर जाता है। ठीक है ना। एक बात और है, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर ऑल क्लाइमेट, यानी सभी क्लाइमेट के लिए सूटेबल नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये भी एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। मेन बात है, इसको आप समझ सकते हो, ध्यान में रख सकते हो। ठीक है ना। हाँ, बाद बाकी आप एग्ज़ाम में आएगा आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले सकते हैं। ठीक, तो आज का क्लास इतना ही।